टॉकिंग अबाउट हाजी शरीयतुल्लाह, ये एक और रिलीजियस रिफॉर्मर हैं। जैसे कि शाह वलीउल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी की हमने बात की है, इसी तरह हमारे पास जो थर्ड रिलीजियस रिफॉर्मर हैं ये हैं हाजी शरीयतुल्लाह। हाजी शरीयतुल्लाह की अगर बात की जाए तो ही वाज बोर्न इन द ईयर 1781, और इनका जो ताल्लुक है वो ताल्लुक है बंगाल से। यानी स्पेसिफिकली इफ वी टॉक अबाउट हाजी शरीयतुल्लाह, तो बंगाल और जो हमने चैप्टर नंबर 2 में टीटू मीर से रिलेटेड जो भी चीजें पढ़ी थी वो सब के सब यहाँ कनेक्ट हो रही होंगी। तो ही इज बोर्न इन द ईयर 1781 इन बांग्लादेश और बंगाल, जिस जब उसको कहा जाता था। ठीक है। एंड ही हैज बिन फेमस फॉर हिज फराइजी मूवमेंट। अच्छा, बंगाल का मैं बता दूं आप लोगों को कि बंगाल वाज वन ऑफ द रिचेस्ट प्रोविंस इन इंडिया, एंड द प्राइमरी टारगेट of the British was Bengal. The primary target for expansion of the British was Bengal. The British had expanded their rule over Bengal. British ने अगर कहीं अपना रूल एक्सपेंड किया है प्राइमरीली, तो वो बंगाल का एरिया था जहां ब्रिटिश ने अपने रूल को फर्दर एक्सपेंड किया है और आगे इसको एक्सपेंशन की तरफ लेकर गए हैं। ठीक है। तो बंगाल में ये हुआ कि वंस द ब्रिटिश स्टार्टेड एक्सपेंडिंग देयर रूल ओवर बंगाल, तो प्रॉब्लम्स वर बीइंग फेस्ड बाय द मुस्लिम्स ऑफ बंगाल। इसके अलावा ये था कि इन बंगाल मेजॉरिटी ऑफ द लैंडलॉर्ड्स वर द हिंदूज, so they used to treat the Muslims unfairly, badly, and a lot of troubles and problems were being faced by the Muslims of that time. तो उन सारी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए जो है हाजी शरीयतुल्लाह वाज देयर हु स्टार्टेड ओवर विद हिज रिफॉर्म्स इन बंगाल। ठीक है। हाजी शरीयतुल्लाह हैं, टीटू मीर है, ये दोनों कंबाइन होकर जो है इन्होंने एफर्ट्स किए हैं फॉर द पीपल ऑफ बंगाल, जो कि हमें नजर आती हैं। हाजी शरीयतुल्लाह belonged to a family which used to do farming. ठीक है। एंड आफ्टर सिमिलरली, जैसा कि मैंने बताया कि उस जमाने में ट्रेंड था कि एजुकेशन जो है वो हासिल की जाती थी फ्रॉम अ मदरसा। सो ही वाज एडमिटेड टू द बरसत आलिया madrasa. He received education from another madrasa which was called as Furfura Sharif. So there are various institutions from where he got educated, and later he realized that the people of that time needed his efforts, so he started providing his services for the people of that time. ठीक है। अच्छा, अरबिक और पर्शियन के ये भी एक्सपर्ट हैं। ठीक है। उस जमाने में पर्शियन कॉमन लैंग्वेज होती थी, और अरबिक लैंग्वेज जो है वो इट वाज द लैंग्वेज ऑफ द रिलीजन, तो उसको सीखना भी जरूरी होता था। तो जितने भी आपको रिलीजियस स्कॉलर्स मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ द रिलीजियस स्कॉलर्स जो हैं उस जमाने के आपको नजर आएंगे हु वर एक्सपर्ट्स ऑफ अरबिक एंड पर्शियन लैंग्वेजेस बोथ। यूजुअली आपको जो स्कॉलर्स नजर आएंगे ना वो इसी तरह नजर आएंगे। तो इन 1799 हाजी शरीयतुल्लाह ट्रेवल्ड टू अरेबिया। अच्छा, इनका भी वही ट्रेंड है। अच्छा, ये याद करना एक बड़ा आसान हो जाता है कि उस जमाने में अर्ली एजुकेशन मदरसे से ली जाती थी। ठीक है। उसके बाद जो है वो हायर एजुकेशन के लिए अरेबिया जाया जाता था। तो ये जितने भी आपके पास रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, ये सारे जो हैं ये अरेबिया गए हैं। भले आप शाह वलीउल्लाह की बात करें, आप सैयद अहमद बरेलवी की बात करें, और इवन इफ यू टॉक अबाउट हाजी शरीयतुल्लाह, ही वाज आल्सो द वन हु वेंट टू अरेबिया टू attain higher education related to the religion. So 1799 में हाजी शरीयतुल्लाह ही traveled to Arabia, and at Arabia he stayed until 1818. 1818 तक जो है he was there at Arabia, and he got his religious education from there. ठीक है। After getting his religious education, he also learned Arabic and Persian from his teachers. तो after staying for 19 long years at Arabia, he returned. अब जब ये वापस आए हैं तो उस जमाने में जो है द ब्रिटिश वर एक्सपेंडिंग देयर रूल, और क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हो चुकी है, बैटल ऑफ बक्सर हो चुकी है, वेरियस अदर बैटल्स हैव बीन फॉट, एंड द ब्रिटिश आर एक्सपेंडिंग देयर रूल, और जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं वो ऑप्रेस कर रहे हैं मुस्लिम्स को, तो उसके खिलाफ जो है ही स्टार्टेड ओवर विद हिज एफर्ट्स कॉल्ड एज द फराइजी मूवमेंट। तो जब ये वापस आए हैं तो इन्होंने आते ही मूवमेंट इनिशिएट की जिसका नाम था फराइजी मूवमेंट, which was to give up the un-Islamic practices and to remind the Muslims their duties.
ये जो वर्ड फर्राइजी है, इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्ड फर्ज विच मीन्स ऑब्लिगेशन। तो इस मूवमेंट का प्राइमरी पर्पस था टू री इन्फोर्स इस्लामिक प्रैक्टिसेस को दोबारा से अप्लाई करवाना, टू रिमाइंड द मुस्लिम्स देयर प्राइमरी ड्यूटीज, ये भी एक जरूरी चीज थी, देयर ऑब्लिगेशंस, जो उनके फराइज थे जो अल्लाह ताला ने उन पर इम्पोज किए, वो मुसलमानों को रिमाइंड करवाना जरूरी था कि भाई तुम्हारे ये फराइज हैं, इन पर अमल करना जरूरी है, पहले इन पर तो अमल करो, इन पर तो अमल कर नहीं रहे हो। तो ये तो प्राइमरी ड्यूटीज थी जिनको रिमाइंड करवाया गया सबसे पहले कि भाई दीज आर द प्राइमरी ड्यूटीज अपॉन विच यू आर रिक्वायर्ड टू एक्ट अपॉन। इसके अलावा अदर देन दीज primary duties if we talk about, so Haji Shariatullah also raised his voice against the Hindu landlords। अच्छा, उस जमाने में ये था कि जो हिंदू लैंडलॉर्ड्स हैं, दे वर क्रिएटिंग ट्रबल फॉर द पुअर मुस्लिम फार्मर्स, और जो मुस्लिम फार्मर्स थे उनको टेनेंट्स कहते थे उस जमाने में। तो वो मुस्लिम फार्मर्स जो हैं, दे वर बीइंग ओप्रेस्ड, दे वर नॉट गिवन देयर राइट्स, दे वर बीइंग अनफेयरली ट्रीटेड, ठीक है, वगैरह वगैरह। सो अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर अकरिंग दैट टाइम। तो बेसिकली हाजी शरीयतुल्लाह वाज द वन हु स्टेप्ड फॉरवर्डेड, और हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी आवाज़ उठाई है कि भाई ये गरीब मुसलमान किसानों के साथ जुल्म ना किया जाए, अगर उनसे काम करवाया जा रहा है तो उनकी उनकी सैलरीज पे की जाए, उनसे खामखा का टैक्स चार्ज ना किया जाए। अच्छा, कई उस टाइम पर हिंदू लैंडलॉर्ड्स थे हु वर कैप्चरिंग द लैंड्स ऑफ द पुअर मुस्लिम्स एज वेल। तो ज़रूरी था कि उन हिंदू लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ भी जो है वो आवाज़ उठाई जाए कि भाई ये जो है वो बेचारे मुसलमानों की जो लैंड है उसको कैप्चर ना करें, ठीक है। सो दीज आर द प्राइमरी रीजंस ड्यू टू विच द फराइजी मूवमेंट वाज इनिशिएटेड। तो सबसे पहले तो इस चीज को समझना होता है कि भाई व्हाई द फराइजी मूवमेंट वाज इनिशिएटेड। फराइजी मूवमेंट को इनिशिएट करने के तीन बड़े रीजंस हैं। पहला रीजन, टू रिमाइंड द पीपल देयर ड्यूटीज, जो कि फराइज हैं, ठीक है। दूसरा रीजन, टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द पुअर फार्मर्स, ठीक है। तीसरा बड़ा रीजन, टू रेजिस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो ये तीन बड़े रीजंस हैं जिसकी वजह से हाजी शरीयतुल्लाह हैड स्टार्टेड हिज फराइजी मूवमेंट, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो प्राइमरीली आपको पता होना चाहिए कि भाई कौन सी मूवमेंट थी और उसको इनिशिएट करने के क्या रीजंस थे। सो द फराइजी मूवमेंट व्हेन इट स्टार्टेड टू ग्रो, और जब इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, व्हेन मोर पीपल स्टार्टेड ज्वाइनिंग द फराइजी मूवमेंट एंड द फराइजी मूवमेंट वाज ग्रोइंग, so at that time the Hindu and the British landlords, they got to the point कि भाई ये कौन आदमी है जो हमारे खिलाफ लोगों को खड़ा कर रहा है और खामखा हमारे खिलाफ कर रहा है लोगों को, ये बंदा जो है वी शुड स्टॉप हिम। This was the idea of the Hindu landlords specifically. So the Hindu landlords, they harassed him, यानी डरा धमका कर बंगाल से निकाल दिया, क्योंकि ये हिंदू लैंडलॉर्ड्स का ये सोचना था कि भाई इफ ही इज गोइंग टू स्टे हियर देन डेफिनेटली ही इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर अस। तो उससे बेहतर यही है कि इसको जो है वो डरा धमका कर और निकाल दिया जाए, और वी शुड किक हिम आउट ऑफ बंगाल। So basically, Haji Shariatullah was kicked out of Bengal, and then he started living in an area called as Nawabganj in Dhaka. Okay, and he stayed there at that place till 1840, that is till his death. And he continued with his Faraiz movement. ये नहीं हुआ कि उन्होंने डरा धमका के अगर बंगाल से निकाल दिया तो हाजी शरीयतुल्लाह stopped with his movement. No, he did not stop his movement, but he continued the movement, and he was of the idea कि ठीक है कोई बात नहीं, अगर ये मूवमेंट इनिशिएट हो गई है तो दैट इज नॉट एन इशू, हमने इसको कंटिन्यू करना है। सो ही कंटिन्यूड विद द मूवमेंट even after even after getting removed from Bengal and living at Nawabganj outside Bengal. He continued with the movement. He convinced the people. He started bringing the Muslims closer to Islam, क्योंकि मुसलमान भी तो उस टाइम जो हैं they were not following the religion. It was a need of that time कि मुसलमानों को जो है वो रिलीजन फॉलो करवाना था, उनको इस बात पर कन्विंस करना था कि दे शुड बी फॉलोइंग द रिलीजन, दे शुड बी फॉलोइंग व्हाट अल्लाह ऑलमाइटी हैज टोल्ड देम। तो ये जो बातें थी कुछ ज़रूरी बातें थी जिन पर जो है वो अमल करवाना ज़रूरी था। हाउएवर ये था कि उस ज़माने में रिफॉर्मर्स ही आए हैं हु हैड कंपेल्ड दीज पीपल टू फॉलो द रिलीजन, ठीक है। सो दिस इज समथिंग अबाउट द फराइजी मूवमेंट। लेकिन हुआ ये कि इन द ईयर 1840 हाजी शरीयतुल्लाह पास अवे,
After the death of Haji Shariatullah in 1840, his son Mohsinuddin Ahmad, who was commonly called as Dadu Mian, he organized the movement and carried on the work of his father. यानी ये नहीं हुआ कि on his death the work stopped. However, the work still continued. अच्छा ये भी वही, he also followed the footsteps of his father. He got his religious education, then he went to Arabia, and then he returned from Arabia, and then he became politically active. और specifically अगर इनकी मोहसिनुद्दीन अहमद की बात की जाए तो his efforts were against the British, क्योंकि उस टाइम पर ब्रिटिश ऑपरेशन और वो सारी चीजें जो हैं वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी। तो उसको जो अगर कैरी फॉरवर्ड किया है तो वो मोहसिनुद्दीन अहमद ने किया है, एंड ही वाज द वन हु प्रोटेक्टेड, हु ट्राइड प्रोटेक्टिंग द मुस्लिम्स ऑफ बंगाल। तो एक बात ये याद रखिएगा कि हाजी शरीयतुल्लाह में मोहसिनुद्दीन अहमद को लिखना जरूरी है। whenever we are going to write about Haji Shariatullah, so we are also going to write about Mohsinuddin Ahmad. वो पूछे ना पूछे एग्जाम में हमने लिखना है, क्योंकि मोहसिनुद्दीन अहमद is also a part of the Faraisi movement. When we are talking about the Faraisi movement, so we are going to mention about him as well. ठीक है, ये बातें जो हैं वो जरूरी हैं जिनको समझने की जरूरत है। तो इस तरीके से जो है वो इसके अंदर लिखा जा रहा होगा। इसको लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ओके जी, सो टॉकिंग फर्दर अबाउट हाजी शरीयतुल्लाह, तो और हाजी शरीयतुल्लाह सन, सॉरी, टॉकिंग फर्दर अबाउट हाजी शरीयतुल्लाह सन, हिज एफर्ट्स। तो क्या एफर्ट्स हैं हाजी शरीयतुल्लाह के सन की? तो बेसिकली व्हाट ही डिड दैट ही इंट्रोड्यूस्ड अ सिस्टम वेयर इन he divided East Bengal into various areas, and each area was under the control of a Muslim leader called as Khalifa. उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उस एरिया में लोगों की वेलफेयर के लिए काम करेगा। उस लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उस एरिया में लोगों की रिलीजियस जो भी करेक्शंस हैं वो करेगा, रिलीजियस रिफॉर्म्स को रिवाइव करेगा और इंट्रोड्यूस करवाएगा रिलीजियस रिफॉर्म्स को, और लोगों को रिलीजन के करीब लेकर आएगा। ये उस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा दी गई थी कि डिफरेंट एरियाज में ईस्ट बंगाल में, ताकि द पीपल शुड बी ब्रॉट क्लोजर टू द रिलीजन। Moreover, what Haji Shariatullah's son Mohsinuddin Ahmad has done is that he helped the peasants to oppose the excessive taxes imposed by the Hindu and the British landlords. Hindus और British जो landlords थे ये बहुत ज्यादा excessive taxes जो हैं वो लगा रहे थे upon the poor Muslims. So he was the one who helped them resist against it, कि भाई हम जो हैं वो इस किस्म के कोई भी taxes पे नहीं करेंगे, सिंपल, और हम जो हैं वो इसके खिलाफ हर सूरत में रेजिस्ट करेंगे। Moreover, Mohsinuddin Ahmad, he also said to the people that we are ready for a war as well. He declared it to the British that bhai, we are going to fight a war against you if you people are not going to stop, and if you people are still going to charge high taxes, then we are going to declare a war against you, that is jihad against the British government. So since he was involved in all such political activities, so the British arrested him and put him in prison. He died in 1860, and after his death, the Faraisi movement declined. तो फराइजी मूवमेंट जो इनिशिएट हुई थी 1818 में, it continued till 1860, and after 1860 the Faraisi movement finally declined. ठीक है, so this is something the you can say the legacy and other efforts of the Faraisi movement which were there after the death of Haji Shariatullah. अच्छा, इस पर एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि व्हाई डिड हाजी शरीयतुल्लाह स्टार्ट द फराइजी मूवमेंट? नाउ इफ देयर इज अ क्वेश्चन फॉर 7 मार्क्स जो स्टार्ट होता है कि व्हाई डिड हाजी शरीयतुल्लाह स्टार्ट द फराइजी मूवमेंट, तो क्या रीजंस हैं कि हाजी शरीयतुल्लाह स्टार्टेड द फराइजी मूवमेंट? ही वांटेड टू रिवाइव द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, he wanted to protect the rights of poor farmers from Hindu landlords, he wanted to raise the voice against the British oppression, and to remind the Muslims about their duties and obligations imposed upon them by Islam. All these are the reasons. So 7 mark question है, so you are going to start over this question with an introduction. उसमें आपने लिखना होगा कि भाई हाजी शरीयतुल्लाह was a religious reformer who had done various efforts for the Muslims of Bengal. ये बन जाएगा इंट्रोडक्शन। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन में all these reasons are going to be written in paragraph form.
तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है इन द एग्जामिनेशन, सो यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। मोर ओवर 4 मार्क का क्वेश्चन भी बन सकता है इसके ऊपर, व्हाट वाज द फराइजी मूवमेंट। फराइजी मूवमेंट पर अगर क्वेश्चन बने तो वही है कि द फराइजी मूवमेंट इनिशिएटेड इन द ईयर 1818, द पर्पस वाज टू प्रोटेक्ट द मुस्लिम्स फ्रॉम द हिंदू लैंडलॉर्ड्स, टू रिमाइंड द मुस्लिम्स अबाउट देयर ऑब्लिगेशंस ऑर्डेन्ड अपॉन देम बाय ऑलमाइटी अल्लाह। इस तरीके से जो है एनी 4 पॉइंट्स इफ यू राइट डाउन अबाउट द फराइजी मूवमेंट, दैट इज गोइंग टू बी इट। ठीक है, तो वो क्वेश्चन भी आसान है। अच्छा, अब आ जाते हैं टुवर्ड्स द कंक्लूजन कि भाई इस चैप्टर पर किस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो इस चैप्टर की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं रिलीजियस रिफॉर्मर्स की, तो इस पर बनता है 14 मार्क का क्वेश्चन। 14 मार्क का क्वेश्चन किसी भी तरह बन सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ आप अगर इस क्वेश्चन को देखें, was the work of Sayyid Ahmad Barelvi the most important factor in the revival of Islam in the period 1700 till 1850? Give reasons for your answer. इस तरह बन सकता है, या इस तरह बन सकता है कि was were the efforts of Haji Shariatullah the main reason or the main contribution for the revival of Islam in subcontinent? किसी भी तरह क्वेश्चन बने, वो कोई भी चैलेंजिंग स्टेटमेंट दे, जैसे वो यहाँ कह रहा है कि क्या सैयद अहमद बरेलवी ही सबसे इंपॉर्टेंट थे, या वो पूछ सकता है कि क्या शाह वलीउल्लाह ही सबसे इंपॉर्टेंट थे। वो किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो 14 मार्क के क्वेश्चन में मैंने बताया हुआ है कि क्वेश्चन किसी भी तरह हो, वो कोई भी चैलेंजिंग स्टेटमेंट दे, वी आर गोइंग टू मेंशन अबाउट ऑल द रिलीजियस रिफॉर्मर्स। ठीक है, तो इसका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ किस तरह बनेगा? इन द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ यू कैन राइट अबाउट द कंडीशंस ऑफ इंडिया बिफोर द रिलीजियस रिफॉर्मर्स, और इसमें आप रीजंस को मेंशन कर सकते हैं कि टू इंट्रोड्यूस द रिफॉर्म्स इन इंडिया, कि भाई इन इंडिया द पीपल वर अवे फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ इस्लाम, द पीपल हैड फॉरगॉटन द टीचिंग्स, एंड उस टाइम पे देयर वाज अ नीड ऑफ द टाइम टू इंट्रोड्यूस ऑल दीज रिलीजियस रिफॉर्म्स। सो there were various religious reformers who had introduced the religious reforms such as Haji Shariatullah, Sayyid Ahmad Barelvi, Shah Waliullah। ये बन गया आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। अब क्या करना है? अब आपने यू आर रिक्वायर्ड टू मेक अ सेपरेट पैराग्राफ, ठीक है, फॉर ईच रिलीजियस रिफॉर्मर मेंशनिंग अबाउट के वट एवर दे हैव डन। फॉर एग्जाम्पल एक पैराग्राफ बन जाएगा सैयद अहमद बरेलवी का, एक पैराग्राफ बन जाएगा हाजी शरीयतुल्लाह का, एक पैराग्राफ आपके पास बन जाएगा उसका सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह और शाह वलीउल्लाह का। ठीक है, इस तरह 3 पैराग्राफ्स बन जाएंगे और फाइनली कंक्लूजन आ जाएगा। अच्छा, कंक्लूजन में इट इज अप टू यू कि आप किस रिलीजियस रिफॉर्मर को सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपकी मर्जी। आप कह सकते हैं कि यस द वर्क ऑफ सैयद अहमद बरेलवी वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग बिकॉज ही इनिशिएटेड द जिहाद मूवमेंट, कह सकते हैं। नहीं तो आप कह सकते हैं कि द वर्क ऑफ शाह वलीउल्लाह वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर बिकॉज ही इंट्रोड्यूस्ड वेरियस काइंड्स ऑफ रिफॉर्म्स, ये भी कह सकते हैं। तो किसी भी तरह की बात जो है वो आप इजीली कर सकते हैं, उसमें कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, तो ये आपके पास जो है दिस इज गोइंग टू बी अ 14 मार्क क्वेश्चन एंड हाउ दिस इज गोइंग टू बी आंसर्ड। ये इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में से यूजुअली ये 14 मार्क का क्वेश्चन बनता है। 14 मार्क के क्वेश्चन की प्रैक्टिस अगर कर लेते हैं तो ये समझ लें कि बाकी के 7 मार्क के क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली कवर हो जाते हैं, अगर ये 14 मार्क प्रैक्टिस हो जाता है तो। सर वो